हम सभी को यह धारणा रही है कि पोलैंड, हंगरी, जापान इन देशों में असंगत और शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों के लोगों की बाढ़ नहीं आई है। ये सच है कि पोलैंड अवैध प्रवासियों को अंदर नहीं आने देता और मुझे यकीन है कि आपने ये सभी वीडियो देखे होंगे और मुझे यकीन है कि आप सभी ने ये वीडियो देखे होंगे, जैसे कि ये वाला। अब हम पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर हैं। हम पोलैंड जाना चाहते हैं, लेकिन वे हमें जाने नहीं देते। हाँ, वे आपको अंदर क्यों आने दे? मूल रूप से पुतिन इसके पीछे थे। वह यूरोप को तीसरी दुनिया के इन प्रवासियों से भर रहे थे। वे सीरिया के रास्ते तुर्की होते हुए आ रहे थे और फिर वे बेलारूस से होकर जाते थे और बेलारूस से वे पोलैंड या पश्चिमी यूरोप में चले जाते थे। तो पोलैंड ने कहा, नहीं, हम इसे रोकेंगे। हम जंगल में हैं, बहुत ठंड और बारिश हो रही है। हम आग नहीं जला सकते। तो फिर घर पर ही रहो। यहाँ हमारे बच्चे हैं। नहीं, बच्चे नहीं हैं, बहुत ही कम हैं। सुबह तक मर जाएंगे, सच में, और हमें मदद चाहिए। और बहुत ठंड है, मेरी पत्नी बीमार है। हमें पोलैंड जाना है, मदद करें। उन्हें कहो, वे हमें नहीं जाने देते। अरे पोलैंड, उसे अंदर मत आने दो। उन्होंने कहा कि अगर मैं पोलैंड जाऊंगा तो वे मुझे मारेंगे। तो जैसा कि उन्हें करना चाहिए। वे मुझे मार डालेंगे, सच में। मैं पोलैंड जा रहा हूं। तू पोलैंड क्यों जा रहा है भाई? ये कैसी हक जताने वाली सोच है? तुम्हें मुझे अंदर आने देना होगा। क्यों? मुझे अंदर आना ही होगा। तू मुझे कैसे रोकेगा? ये लोग कौन हैं? शायद जर्मनी, शायद कहीं और अच्छी जिंदगी के लिए। बिल्कुल नहीं। हमने देखा है कि लोगों के अंदर आने के बाद क्या होता है। डोमिनिक की बात सुने। मैं उनका आखिरी नाम नहीं बोल पाता। ये है जो वे अवैध प्रवासियों पर कह रहे हैं। शून्य, शून्य अवैध प्रवासी। जैसे शून्य मतलब शून्य। हम किसी को भी अंदर नहीं आने देते। ये बस एक सच्चाई है। यूरोपियों के तौर पर आपको नेताओं पर दबाव डालना चाहिए और कहना चाहिए पोलैंड की तरह बनो। शून्य, शून्य क्या है? इस बात पर आपका क्या कहना है कि कई यूरोपीय देश आपको नस्लवादी या फांसीवादी कहते हैं? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई परवाह नहीं है। वो मुझे गुलाबी हाथी भी कह सकते हैं। यही मैंने 2018 में कार्टून नेटवर्क पर कहा था। वो 2018 था जब मैंने ये इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था शून्य। और सब लोग हैरान थे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूं। मुझे कोई परवाह नहीं है। जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो है आपका अपना परिवार, आपका अपना देश, आपकी अपनी सुरक्षा। बस यही बात है। लेकिन पोलैंड में कुछ और बहुत अजीब हो रहा है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले इसे देखिए। ये 2025 की बात है, तो पोलिश लोग अपनी अपेक्षाओं पर लगातार अडिग रहे हैं। वे अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि वे अवैध प्रवासी नहीं चाहते, लेकिन अवैध प्रवास ही देश को बर्बाद करने का एकमात्र तरीका नहीं है। हमने कई वीडियो देखे हैं जिनमें लोग बड़े पैमाने पर प्रवास का विरोध करते हैं। तुम सुन रहे हो? ये कितना बकवास है। ये काम है। ओह! और सच कहूं तो पोलैंड ने इन अवैध प्रवासियों को ना कहने में बिल्कुल सख्ती दिखाई है। इसे देखो। ठीक है, आओ। इसे देखो। ये लोग खुद को कितना हकदार समझते हैं। ये हथियार है और ये लोग गार्ड्स पर पत्थर चट्टाने फेंक रहे हैं। तो हाँ, देखो, ये अंदर आने का अच्छा तरीका है। ये चमत्कार है। मुझे नहीं समझ आता वो असली गोलियां क्यों नहीं लेते। ठीक है, वो बुरा नहीं था। असली गोलियां नहीं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर कैनन, बियर स्प्रे, कैप्सिकम स्प्रे। मुझे नहीं पता, रबर की गोलियां ठीक है। मुझे समझ नहीं आता वे रबर की गोलियां क्यों नहीं इस्तेमाल करते। एक वीडियो में दिखा कि एक प्रवासी ने भाला फेंका जो बाढ़ पार कर पोलिश गार्ड को लगा और शायद उसकी मौत हो गई। और उसके बाद पोलिश गार्ड्स बस पागल हो गए और मुझे लगता है कि उन्हें इसकी इजाज़त है। नहीं, उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक कानून पास किया जिसमें पोलिश गार्ड्स को असली गोलियों का इस्तेमाल करने की ताकत दी गई।
और मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ वहाँ एक दो अवैध प्रवासियों को मार भी दिया होगा। देखिए, ये डर पैदा करता है। अगर मुझे पता हो कि वहां जाने पर मुझ पर गोली चलेगी तो शायद मैं नहीं जाऊंगा। इसे देखिए, और ये उसका नतीजा है। देखिए, पोलैंड कितना खूबसूरत है। मुझे नहीं पता कि मैं वो संगीत चला सकता हूँ या नहीं। कितना खूबसूरत गाना है। अब तुलना के लिए ये देखिए, ये वीडियो मैंने कल बनाया था और ब्रुसेल्स की तुलना की, क्योंकि मुझे लगता है आपको कुछ दिन पहले की बात याद होगी। ब्रुसेल्स में जबरदस्त दंगे हुए थे। तो ये है 2005 का ब्रुसेल्स, देखिए, और ये है आज का ब्रुसेल्स। इसे देखिए, ये अभी अभी हुआ है। आप जानते हैं, किसी देश को इतना नीचे जाने में पीढ़ियां लगती हैं, या कम से कम 40-50 साल तो लगते ही हैं। देखिए, ये सब 20 साल में हो गया, शायद 10 साल भी नहीं लगे। 2015 का वीडियो ढूंढना चाहिए था, तब भी सब ठीक ठाक था। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा समय 80 या 90 के दशक में था। इसे देखिए, तुलना कीजिए। ये ब्रुसेल्स की सबसे बुरी तस्वीरें भी नहीं है। वहाँ ऐसी और भी बहुत सी तस्वीरें थी, मैंने कुछ कवर किया था। तो यही नतीजा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, केवल अवैध प्रवास ही आपके देश के साथ ऐसा नहीं करता। हाँ, अवैध प्रवास आपके देश को बर्बाद करने का सबसे आसान और बुरा तरीका है। मैंने विशेग्राड का एक वीडियो देखा जो अलग तस्वीर दिखा रहा है और कह रहा है कि पोलैंड भी बदल रहा है। हमने देखा है कि जापान कैसे बदल रहा है। नए जापानी प्रधानमंत्री ताकाशी, शुरुआत में मुझे लगा था कि मुझे वह पसंद है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जापान से इतने सारे कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं जो विभाजन फैला रहे हैं। और वे विभाजन क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि लोग प्रतिक्रिया देते हैं। लोगों को गुस्सा होने का हक है जब वे अपनी आंखों के सामने अपने देश को बदलते हुए देखते हैं। ठीक है, मुझे जापान से वह ताज़ा वीडियो नहीं मिल रहा है जिसमें वह कुर्द लड़का इतना आक्रामक और शत्रुतापूर्ण था और वह चिल्ला रहा था। वह जापानी आदमी के चेहरे पर चिल्ला रहा था और उस पर किसी चीज़ का आरोप लगा रहा था। वह जापानी में बोल रहा था, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। लेकिन लोग उसे बस देख रहे थे, क्योंकि जापानी लोग इसके लिए जाने नहीं जाते। ये उनके लिए सामान्य नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वे चाहते हैं कि हम इसे नया सामान्य मान लें। एंथनी एल्बनीज़ी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, बार बार कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अब वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि आप 50 या 60 के दशक वाली ऑस्ट्रेलिया है तो भूल जाइए, ऐसा नहीं होने वाला। हम ये नहीं कह रहे कि 50 या 60 के दशक में लौट जाओ, लेकिन ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसे देखो, ये बर्नली में स्कॉटलैंड के व्यक्ति की घटना के ठीक बाद हुआ। उत्तरी आयरलैंड में एक सूडानी प्रवासी ने उसका सिर काटने की कोशिश की थी और 2 दिन बाद ये हुआ। इसे देखो, ये बर्नली में 17 साल की एक लड़की है। मेरा ख्याल है ये बर्नली इंग्लैंड है, और ये अजनबी प्रवासी अचानक कहीं से भी आ जाता है। उसने उससे आंख भी नहीं मिलाई, उससे कुछ कहा भी नहीं, बिल्कुल बिना किसी उकसावे के वो आराम से उसके पास जाता है और उसकी गर्दन में चाकू मार देता है। वे चाहते हैं कि हम इसे अब सामान्य माने। देखो, वह भाग रही है। मैं हैरान हूँ, नहीं जानता। उम्मीद है कि वह, मुझे सच में नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। यह अभी अभी हुआ है, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो 12 घंटे पहले ही लीक हुआ था। इसे इस चैनल पर 2 मिलियन, टॉमी रॉबिन्सन के चैनल पर 6 मिलियन और कई अन्य लोगों ने देखा या पोस्ट किया है। लाखों लोग देख रहे हैं। नेता चाहते हैं हम इसे स्वीकार करें, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही पोलैंड में भी हो रहा है। हाँ, पोलैंड अवैध प्रवास के मामले में अच्छा हो सकता है, जापान अवैध प्रवास के मामले में अच्छा हो सकता है, लेकिन कानूनी प्रवास का क्या? विशेग्राड की बात सुनिए। पोलैंड की ये ऑनलाइन छवि है कि यहाँ अब भी अधिकतर लोग पोलिश हैं, पर ये तेजी से बदल रहा है। पिछले वर्षों में हर साल सैकड़ों हजार वर्क वीजा जारी हुए, जिससे सांस्कृतिक व जातीय रूप से अलग जगहों से
पोलैंड में बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ। सुरेश ने लाखों यूक्रेनियनों, कामगारों और शरणार्थियों का स्वागत किया। बहुत से लोग कहते हैं आप यूक्रेन से शरणार्थियों को आने दे रहे हैं, लेकिन आपको सीरिया या इराक से लोगों को आने देने में दिक्कत है। हाँ, बिल्कुल, हमें इसमें दिक्कत है। यूक्रेनियन पश्चिमी लोग हैं। यूक्रेनियन पश्चिमी सभ्यता के करीब है, सीरियाई, लीबियाई या इस्लामी दुनिया के अन्य लोगों की तुलना में। इसे छुपाना नहीं चाहिए, यह नस्लीय मुद्दा नहीं है। ये एक सभ्यता से जुड़ा मुद्दा है जो सांस्कृतिक प्रथाओं और अनुकूलता पर आधारित है। फिर वे आपकी मानवता को लुभाते हैं और पूछते हैं, हमारी साझा मानवता कहाँ है? साझा मानवता एक कमजोर गोंद है जब सांस्कृतिक असंगति हमें विपरीत दिशाओं में खींच रही हो। इसलिए यह काम नहीं कर सकता। साझा मानवता काम नहीं करती। ये ऊंचे आदर्श तब बेकार हैं जब लड़कियों और बच्चों के साथ बलात्कार, पुरुषों को चाकू मारे जाने और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार रोज हो रहा है। देखिए, मैंने अभी एक वीडियो बनाया है। पिछले 10 दिनों में पश्चिमी यूरोप में प्रवासियों से जुड़ी 6 घटनाएं हुई। 3 यूके, 1 फ्रांस, 1 जर्मनी में, जिन्हें मैं जानता हूं। और भी कई हो सकती हैं। हम इस बारे में नहीं जानते होते जो वीडियो मैंने आपको अभी दिखाया, क्योंकि वो पुलिस विभाग या सीसीटीवी विभाग के किसी व्यक्ति ने लीक किया था। किसी ने उसे लीक किया। हमें हेनरी नोएक के बारे में नहीं पता था। हमें इसके बारे में नहीं पता था। यूक्रेन से लोगों को आने देने में कोई बुराई नहीं। मैं ऑस्ट्रेलिया में हमेशा कहता हूं, प्रवास चाहिए तो दरवाजे खोले। स्वीडन और इंग्लैंड नीचे जा रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी भी नीचे जा रहे हैं। हमें कहना चाहिए कि मूल फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश, स्वीडिश का स्वागत है। मैं यही कहूँगा, ये सांस्कृतिक है, नस्लवादी नहीं। कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। इसके लिए हमें दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। 2014 से 2022 के बीच और फिर 2022 से बड़ी संख्या में शरणार्थी आए जब रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला किया। लेकिन इसी दौरान ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे स्थानों से सैकड़ों हजार वर्क वीजा भी जारी हुए हैं। 8,000 पाकिस्तानी, मैं आपको बता सकता हूं, वे आपको उस तरह समृद्ध नहीं करेंगे जैसा आप सोचते हैं। खैर, यह वास्तव में निर्भर करता है। हाँ, देखिए, नहीं, यह निर्भर नहीं करता। सभी वे पहली पीढ़ी के हैं, भले ही वे वास्तव में शिक्षित हों, क्योंकि बहुत सारे शिक्षित लोग हैं जो विदेश जाते हैं, लेकिन उनकी अगली पीढ़ियां नाराज होंगी, शिकायत करेंगी कि गोरे लोगों ने उनसे नफरत की और वे नस्लवादी थे। वे समानता की मांग करेंगे और कहेंगे, तुम्हारे पास पीढ़ियों से दौलत और अनुचित लाभ है। यह तरीका नहीं चलता। बहुसांस्कृतिकता तब तक काम नहीं करती जब तक आप ये शर्त नहीं रखते कि आप अपना धर्म, इस्लाम नहीं अपना सकते। हम आपको हलाल मांस नहीं देंगे। आने वाले प्रवासियों पर कुछ बहुत सख्त शर्तें लगाओ। उन्हें एकीकृत होने के लिए मजबूर करो। तो पहली पीढ़ी शायद एकीकृत नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं, पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती, लेकिन उनकी संतानों को मजबूर किया जाएगा। उन्हें केवल पोलिश इतिहास या यूरोपीय दृष्टिकोण से यूरोपीय इतिहास ही सिखाओ। हमें तुम्हारी उपनिवेशवादी शिकायतों या तुम्हारे इस्लामी इतिहास या तुम्हारे गौरवशाली इस्लामी अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम नहीं, मुस्लिम दुनिया तक ही सीमित रहो। अगर तुम इतने गर्वित मुस्लिम हो तो वही रहो। यही बात है, यही करना चाहिए तुम्हें। दोस्तों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडोनेशिया, तुर्की, यह व्यक्तिगत नहीं है, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। एस्टोनिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब तो कुछ अफ्रीकी देश भी। तो पोलैंड की जातीय संरचना बदल रही है और ये बहुत तेजी से समय के साथ हुआ है। मुझे लगता है आपको सांस्कृतिक संरचना कहना चाहिए। जातीय कहना नस्लवादी लगता है। हम यूक्रेनियनों के साथ ठीक है, जो शायद, मुझे नहीं पता कि वे जातीय रूप से पोलिश लोगों से अलग हैं या नहीं, लेकिन क्या, और अगर आप वह जातीय तर्क देते हैं तो वह उन लोगों को भी सही ठहरा देगा जो ब्रिटेन में पोलैंड की उपस्थिति का विरोध कर रहे थे, जो कि साफ तौर पर बुरी तरह उल्टा पड़ गया, क्योंकि वह एक बेवकूफ़ी भरे जातीय विचार पर आधारित था। पल्स ब्रिटेन, आप पोलिश या सूडानी, पाकिस्तानी, सीरियाई, अल्बानियाई में किसे पसंद करेंगे? आपकी पसंद क्या है? तो बात कभी भी जातीयता की नहीं थी, हमेशा सांस्कृतिक परंपराओं की बात थी। पोलिश लोग, मेहनती लोग, ईसाई, वे पश्चिमी मूल्यों से परिचित हैं। हाँ, वे पूर्व में हैं। वे पूर्वी यूरोप के साम्राज्य या महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन वे ठीक थे।
उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी के पोलिश लोगों में आप मुश्किल से फर्क बता सकते हैं। कुछ ही सालों में पोलिश लोग स्वाभाविक रूप से निराश और चिढ़े हैं। हम जानते हैं कि बड़े प्रवास से 2 हत्याएं हो चुकी हैं। तोरून में 19 साल की क्लाउडिया के साथ बेरहमी से यौन उत्पीड़न किया गया और फिर एक हत्यारे ने उसे बार-बार चाकू से गोदा, जो उसकी आंखें फोड़ना चाहता था ताकि वो उसे पहचान न सके। वो 2 हफ्ते बाद अस्पताल में दर्द से मर गई। हे भगवान, हे भगवान। दोस्तों, मुझे सच में नहीं पता कि मैं इनमें से कितना रिपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे इस्लाम का खंडन करना था, मुझे आपको इस्लाम या इस्लामवाद की बुराइयों के बारे में बताना था, लेकिन एक समानांतर समस्या है जो पश्चिमी सभ्यता को अंदर से खोखला कर रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के भयावह हमले पूरी तरह निर्दोष राहगीरों पर और भी ज्यादा हो रहे हैं। मेरा मतलब है, उसे ये सहना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं होती, ये किसी और महिला के साथ भी हो सकता था। मैं असंवेदनशील नहीं हूँ, माफ कीजिए। आपका पता नहीं, लेकिन मैं इसके प्रति सुन्न नहीं पड़ रहा हूँ। ये मुझे ज्यादा परेशान और प्रेरित करता है कि मैं इस पर रिपोर्टिंग करूँ और लोगों को बताता रहूँ कि इसे सामान्य मत मानिए। फिर नोवी शहर में एक 41 साल के पोलिश व्यक्ति को एक कोलंबियाई प्रवासी ने चाकू मार दिया। हमने पहले ही 2 हत्याएं देखी हैं और बलात्कार के मामलों में बड़ी बढ़ोतरी देखी है, जो मुख्यतः ऊबर में हुई है। बलात्कार? क्या वह वही जॉर्जियन टैक्सी ड्राइवर था? पॉलिटिका, पोलैंड का प्रमुख अखबार, ने कई 100 मामलों का दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें ज्यादातर जॉर्जियन ऊबर ड्राइवरों पर पोलिश महिलाओं के साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न का आरोप है। और फिर से हमारे पास ये मुद्दा है कि कम वेतन और कम कौशल वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या का असर समाज के निचले स्तर के लोगों पर असमान रूप से पड़ता है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में श्रमिक पोलैंड में पहले से जूझ रहे कम कौशल, कम वेतन वाले श्रमिकों को प्रभावित करते हैं। उनकी जगह बड़ी संख्या में नए लोग आ जाते हैं, जो और भी कम वेतन पर काम करने को तैयार हैं, क्योंकि वे यहाँ सिर्फ पैसे कमाने और फिर उसे अपने घर भेजने के लिए आए हैं। और इससे असंतुष्ट श्रमिक वर्ग बनता है। विडंबना ये थी कि जब हम विरोध प्रदर्शन के जवाब में हुए प्रदर्शन में थे, तो उसका नेतृत्व वही लोग कर रहे थे जो खुद को नस्लवाद विरोधी, फांसीवाद विरोधी और खुली सीमाओं के खुले समर्थक बताते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे पागल लोग हर जगह होते हैं। मैं सोच रहा था, हाँ देखो, हम इस बात का जश्न मना रहे हैं कि पोलैंड, हंगरी, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से इतना प्यार करते हैं कि वे उस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन एक सेकंड रुको, वे पश्चिमी दुनिया का हिस्सा है। जरूरी नहीं कि पश्चिमी जापान और साउथ कोरिया पूर्वी देश हैं, लेकिन वे भी उस स्वतंत्र लोकतांत्रिक दुनिया का हिस्सा है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र ऐसे लोगों को जन्म देगा। ये असंतुलित, पागल, सनकी लोग। हम फांसीवाद विरोधी प्रदर्शन में हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये सब हमेशा एक जैसे क्यों दिखते हैं। इसे देखो, देखो हमें किससे निपटना पड़ रहा है दोस्तों। इसे देखो। मैं उसने उस पर थूका। यही है जिससे हमें निपटना पड़ रहा है दोस्तों, यही है जिससे हमें निपटना पड़ रहा है। ये हर जगह है, तो पोलैंड में क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल, पोलैंड में भी है। जो दक्षिणपंथी पोलिश लोग के प्रवास विरोधी प्रदर्शन का जवाब दे रहा है। वहां एक बैनर था जिस पर लिखा था, प्रवास अधिकार ही श्रमिक अधिकार है, जिसे लेकर खड़ा होना ही काफी बेतुका था। आखिरकार आप वही करते हैं जो पश्चिमी यूरोप में होता है, जहां अधिकतर तीसरी दुनिया के देशों से कम वेतन वाले श्रमिक आते हैं। आप उन्हें जैसे भी देखें, वे लंदन, पेरिस, मैड्रिड या बर्लिन में मध्य वर्ग और अभिजात वर्ग के सेवक वर्ग बनकर रह जाते हैं। असल में तीसरी दुनिया से सेवकों और कम वेतन वाले श्रमिकों का एक वर्ग आयात करना चाहना, इससे ज्यादा नस्लवादी कुछ नहीं हो सकता। वास्तव में यह बहुत अच्छा तर्क है। हाँ, यह बहुत अच्छा तर्क है। आप मूल रूप से एक गुलाम वर्ग चाहते हैं जो आपके आदेशों का पालन करे, जो आपके घर को बहुत कम वेतन में साफ कर सके, जो आपके लिए ऊबर फूड डिलीवरी कर सके।
हाँ, अच्छा तर्क है। मैं उसका नाम नहीं जानता, उसे वाइशेग्राद कहता हूँ। अगर आप देश से सभी लैटिनो निकाल देंगे तो आपके टॉयलेट कौन साफ करेगा, डोनाल्ड ट्रंप? देखो, ये कितना घिनौना है। इससे मुझे साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर की याद आई। ये कितना तिरस्कारपूर्ण है। सुनो। मेरा संदेश वन नेशन के वोटर्स के लिए है। जब आप 90 साल के होंगे तो आपको खाना कौन खिलाएगा, नहलाएगा और आपका पिछवाड़ा कौन साफ करेगा? जब आप 90 साल के हो जाएंगे तो आपका पिछवाड़ा कौन साफ करेगा? चलिए इन लोगों को थर्ड वर्ल्ड देशों से बुला लेते हैं। चलिए इस गुलाम मजदूरी को आयात कर लेते हैं। ये बहुत ही नस्लवादी है। मैंने असल में पहले भी ये बात कही है। मुझे याद है जब मैंने उस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी थी जब वो आया था। यह ऑस्ट्रेलिया और वहाँ की चर्चाओं में अच्छा चला था। मैंने इस विचार को लोकप्रिय किया कि यह बहुत नस्लवादी है। ये मजाकिया टिप्पणी थी क्योंकि ये लोग आपको भ्रमित करने और अपनी अच्छाई दिखाने में माहिर हैं। वह अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन देखिए, मैंने बस उनका ही हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। और भाई, ये सब एक जैसे दिखते हैं। उनकी खराब फैशन सेंस के लिए उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। एक तरह से आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जैसे जब मैं कहती हूँ कि और भी है, और भी है। यही तो नस्लवाद की असली परिभाषा है। उन्हें अंदर लाओ और उन्हें बंधुआ मजदूर वर्ग में बदल दो। तो ऐसा लगता है कि पोलैंड भी उस दौर से गुजर रहा है जब लोगों को, असल में मुझे हैरानी हो रही है कि आज के समय में भी कोई देश इस पर बहस कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहस तो अब खत्म हो चुकी है। जर्मनी को देखो, फ्रांस को देखो, ब्रिटेन को देखो, देखो वहाँ क्या हुआ। यही असल में वजह है कि ऑस्ट्रेलिया अब जाग रहा है। मैंने ये वीडियो कल बनाई थी क्योंकि पॉलिन हैंसन की वन नेशन एक दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी है, जिस पार्टी को ये आदमी संबोधित कर रहा था, जो कहती है कि आप्रवासन कम कर अपनी राष्ट्रीय पहचान और ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली बनाए रखनी चाहिए। वह चुनावी सर्वेक्षणों में तेजी से आगे बढ़ रही है। वह चुनावी सर्वेक्षणों में आगे हैं और उनकी पार्टी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बन गई है। 2 साल पहले उनका नाम तक नहीं था, अब उन्हें 33% वोट मिलेंगे और वो लगभग 30 सालों से राजनीति में हैं। तो क्या बदला है? हम जैसे लोग ऑस्ट्रेलियाई जनता को यूके, फ्रांस, जर्मनी में हो रही घटनाओं की चेतावनी दे रहे थे, वीडियो दिखा रहे थे। यह अतिशयोक्ति नहीं है। लोग खुद देख सकते हैं। लोग एक बार देख लेते हैं। लोग जब देख लेते हैं तो फिर वे उसे अनदेखा नहीं कर सकते। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ में बहस दूसरी दिशा में जा रही है। लोग अब ज़्यादा राष्ट्रवादी हो रहे हैं। इसी पर बहस होनी चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि जापान, जो इतने समय तक आप्रवासन के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा, अब लोगों को बाहर से ला रहा है, और वो भी मुस्लिम देशों से लोगों को ला रहा है। और पोलैंड भी वही कर रहा है। हेलो, क्या आपने कुछ नहीं सीखा? तो ये अजीब है, लेकिन मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि पोलैंड पश्चिमी यूरोप के रास्ते पर न चले। हाँ, हम बस उम्मीद कर सकते हैं।